अश्विना चीफ गेस्ट से अपना सर्टिफिकेट और ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए स्टेज पर पहुंची और सबका अभिवादन किया। अपने चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर अभिमान के हाथों अपना रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर लेकर उसका भी अभिवादन किया और सबकी तरफ फोटो क्लिक करवाने के लिए चुपचाप उसके बगल में खड़ी हो गई। ये देख अभिमान मुस्कुराकर धीरे से बोला, मिस गिरगिट राठौड़। वो जानबूझकर इतना ही धीरे से बोला ताकि अश्विना सुन ले, और हुआ भी वही। उसने ये सुनकर बिना उसकी तरफ देखे धीरे से मुस्कुराकर बोली, मिस्टर शैतान, ज्यादा खुश मत होइए, मजबूरी है इसीलिए बगल में खड़े हैं, वरना हम तो आपकी सूरत भी देखना पसंद नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर अभिमान खुद की मुस्कुराहट रोक नहीं सका और बोला, वो तो वक्त ही बताएगा कि किसकी सूरत देखना तुम्हारा नसीब है। ये सुनकर अश्विना पल भर को चौंक गई, फिर ये सोचकर कि शायद वो ज्यादा घमंडी है और उसे उसके बगल में खड़ा देखकर शायद खुश हो इतरा रहा है, उसने बात को इग्नोर कर दिया। उधर नीचे खड़े अभ्युदय और सारिका उन दोनों को मुस्कुराकर इशारे में बातें करते देख टेंशन में आ चुके थे। अभ्युदय बोला, सरू बेबी, तुम्हें क्या लगता है दोनों क्या बात कर रहे होंगे? सारिका उसकी बात सुनकर सामने की तरफ देखते हुए बोली, माय डियर के बियर, अब मेरे कान इतने तेज तो है नहीं कि उन दोनों की बातें सुन पा रही हूँ। मुझे तो लगता है पक्का दोनों में शीत युद्ध वाली ही बातें हो रही होंगी। अभ्युदय बोला, तुम्हें क्या लगता है हमें उसे सच बता देना चाहिए? उसकी आंखों में अश्विना के लिए चिंता साफ साफ झलक रही थी। ये देखकर सारिका बोली, अभी तुम जितना उससे प्यार करते हो उतना मैं भी करती हूँ और मुझे भी तुम्हारे जितनी ही उसके लिए चिंता हो रही है, पर मैं उसे अभी कुछ नहीं बता सकती। उसके चेहरे की खुशी तो देखो, और फिर इतनी बड़ी कंपनी है और कितने स्टाफ वहाँ काम करते होंगे, तो ऐसे में वहाँ कौन सा वो उनके आसपास ही रहने वाली। वैसे भी वो बस केवल अपने काम से मतलब रखने वालों में से है और फिलहाल में उसे इस नौकरी की जरूरत भी है। हम मौका देखकर बाद में उसे सब बता देंगे। अभ्युदय बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो, उसने इस नौकरी के लिए बहुत मेहनत भी तो की है। तभी अश्विना खुशी से चहकते हुए उन लोगों के पास आ गई और बोली, क्या खुसर फुसर चल रही है तुम दोनों में? सारिका बोली, हम डिसाइड कर रहे थे कि आज रात का डिनर कहाँ किया जाए। तभी अश्विना के मोबाइल पर साहिल का नाम उभरा तो वो मुस्कुराकर फोन रिसीव की और बात करने लगी। ओ हमारा बेबी, हमारा बच्चा, कैसे हैं आप? वहीं अभ्युदय उसे बात करते देख मुंह बनाकर बोला, कभी कभी तो मन करता है कि साहिल का नंबर ब्लॉक कर दो इसके मोबाइल से, क्योंकि जब भी इसका फोन आता है अश्वी हम लोगों को भूल जाती है। इस पर सारिका हंसकर बोली, भूल से भी ये गलती करने की कोशिश मत करना, वरना अश्वी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और हाँ, तुम्हें क्यों उसका नंबर देखते ही सौतन वाली जलन होने लगती है? बच्चों की तरह नाराज होते हुए अभ्युदय बोला, क्योंकि उसका कॉल आते ही वो हम लोगों को भूल जाती है, और आज उसका कॉल आया है ना, तो देखना पक्का हम लोगों का रात का डिनर का प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है। अगर आज माय डियर ने हमारा प्रोग्राम कैंसिल किया तो सच कहता हूँ मैं फिर उससे कभी बात नहीं करूँगा। सारिका बोली, अब इतना भी मत फेंको, सबको पता है 1 घंटे भी तुम नहीं रह सकते हो बिना अश्वी से बात किए हुए। सारिका उसकी बात पर हंसते हुए बोली तो अभ्युदय ने फिर से मुंह बना लिया और अश्विना का कॉल खत्म होने का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपना कॉल समाप्त कर उन लोगों के पास आई तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर गोल्डी बोला, प्लीज अश्वी, अब ये मत कहना कि रात का डिनर कैंसिल, मैंने तुम्हारे इनविटेशन पर अपने दोस्तों को भी मना कर दिया। अश्विना इस पर मुस्कुराते हुए बोली, किसने कहा कि प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है? हम तो बस यही पूछ रहे थे कि आप लोग बाहर खाना पसंद करेंगे या फिर हमारे हाथों का। उसकी बात सुनकर सारिका जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि अभ्युदय जल्दी से बोल पड़ा, ऑफ कोर्स तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना पसंद करेंगे, क्योंकि उसके बराबर का टेस्ट किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता। सारिका ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हमें तो पक्का यकीन था कि तुमने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, बस किसी को थोड़ा सा डाउट था तुम पर।
अश्विना उसका चेहरा देखने लगी और बोली, हम पर डाउट? पर किसको? अभ्युदय जल्दी से बोला, अरे ये ऐसे ही बोल रही है, किसी को कोई डाउट नहीं था तुम पर। अश्विना मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है, तो हम लोग आज रात को मिलते हैं हमारे फ्लैट पर। और फिर वहाँ से निकल गई। पीछे खड़ा अभिमान जो इन लोगों की बात सुन रहा था, उसे निकलते देख मुस्कुराकर बोला, मना लो जितनी खुशियां मनानी है आज रात को, क्योंकि कल तो तुम्हारी हर खुशी पर मेरा कब्जा होगा। बीच सड़क पर तुमने मेरी बेइज्जती की ना, अब देखना तो कैसे मैं तुम्हारी रोज उसी बेइज्जती से सामना करवाता हूँ। वेलकम टू द हेल मिस बदतमीज क्रिकेट। और फिर वो भी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कॉलेज फंक्शन से लौटते वक्त अश्विना ने बाजार से रोजमर्रा की जरूरतों का सारा सामान खरीदा, सब्जी, दूध, मिठाई और थोड़े फूल। वो थकान से नहीं बल्कि आत्मसंतोष से भरी हुई थी। जैसे ही घर पहुंची सीधे ड्राइंग रूम में रखी माँ की तस्वीर के पास गई। वो तस्वीर जिसमें वीणा सिंह हंस रही थी, एक मासूम शांत मुस्कान के साथ। अश्विना ने शॉपिंग बैग्स को जमीन पर रखा और तस्वीर के सामने बैठ गई। वो आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए हुए बोली, माँ, हमने आपसे वादा किया था ना कि एक दिन इस देश की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी, और वो भी बिना आपके पति की पहचान अपनाए। देखिए, आज वो दिन आ गया है। आज से अश्विना वीणा सिंह राठौड़ देश की टॉप कंपनी शेखावत ग्रुप की एम्प्लॉय है। उसने माँ की तस्वीर के सामने अपना ज्वाइनिंग लेटर और सर्टिफिकेट रखा और अनमने मन से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा माँ, आज बहुत सारा काम है। दोस्तों को आज हमारे हाथ का बना खाना खाना है, तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी। ऐसा करते हैं कि गट्टे की सब्जी, सरसों का साग, रेशमी पुलाव, कढ़ाई पनीर, मेथी पराठा और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना लेते हैं। वो मुस्कुराई और उठकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलकर किचन में चली गई। ये फ्लैट अश्विना की दोस्त का था, लेकिन स्वाभिमानी अश्विना ने मुफ्त में रहने से मना कर दिया और हर महीने किराया देती रही। खाना बनाते बनाते अश्विना अतीत की गलियों में खोती चली गई। 18 साल की अश्विना अकेली, भीगी, डरी हुई सी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। बारिश जोरों से हो रही थी। उसने कांपते हाथों से किसी को फोन मिलाया। हमें रहने की कोई जगह चाहिए, कहीं भी। फोन कट गया। उसी पल एक बाइक आकर उसके सामने रुकी। ब्रेक की कड़क आवाज हुई और उसकी जिंदगी में एक शख्स दाखिल हुआ, प्रभास। वो ब्लैक रेनकोट में था, बारिश में आधा भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखें अपनेपन से भरी हुई थी। वो बाइक से उतरा, बिना कुछ पूछे उसके हाथ से बैग लिया और धीरे से बोला, चुपचाप बैठो, जहां भी जाओगी मैं साथ रहूंगा। उसकी आवाज में ना वादा था ना आदेश, बस अपनापन था। अश्विना मुंबई के मशहूर वकील आशुतोष राठौड़ और उनकी पहली पत्नी वीणा सिंह की बेटी थी। जब वीणा का कैंसर से देहांत हुआ तब अश्विना सिर्फ 14 साल की थी। वीणा ने अपने आखिरी 3 साल बिस्तर पर बिताए, दर्द में, संघर्ष में। उनकी मौत के कुछ ही हफ्तों बाद आशुतोष ने घर की केयर टेकर गौरी से शादी कर ली और उसे घर ले आए। गौरी अकेली नहीं आई, उसकी गोद में 1 साल का उसका बेटा साहिल भी था। ये सब अश्विना के लिए असहनीय था। उसे लगा उसकी माँ की मौत के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। उसने गौरी को कभी माँ का दर्जा नहीं दिया और अपने माँ के कमरे में उन्हें आने तक नहीं दिया। उसकी मासी सुगंधा
जो वीना की दोस्त व बड़ी बहन के जैसी थी। उन्होंने बहुत समझाया पर अश्विना ने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे वो अपने परिवार से दूर होती चली गई, पर सुगंधा और उनके बेटे प्रभास के करीब आती गई। गौरी से जितनी नफरत थी, साहिल से उतना ही प्यार। वो उसकी जान बन गया। धीरे धीरे साहिल और प्रभास ही उसके और आशुतोष के बीच पुल बनने लगे। लेकिन वो अब भी अपने पिता से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। 5 साल पहले रात के समय जब 12वीं के बाद वो सब कुछ छोड़कर कोलकाता भाग आई, तब साहिल ने ही चुपके से आशुतोष को उसकी खबर दी थी। लेकिन गौरी फिर भी उसे फोन करती रही, हर बार लौट आने की गुजारिश के साथ। हमारा अब आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कभी होगा। अश्विना ने ये कहकर बात टाल दी। वो पढ़ाई और रहने का खर्चा खुद उठाती थी। कॉलेज की फीस स्कॉलरशिप से आती थी, बाकी का खर्चा एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करके पूरा करती। किसी दोस्त को उसके बैकग्राउंड की भनक तक नहीं थी। लेकिन हर साल अपनी माँ की बरसी पर मासी के कहने पर उसे कुछ घंटों के लिए घर जाना पड़ता था। जब तक वो घर में रहती, गौरी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। हलवे की खुशबू अब पूरे फ्लैट में फैल गई और अचानक अश्विना अपनी सोच की दुनिया से वापस लौट आई। अश्विना एक पल के लिए रुकी, खिड़की से बाहर देखा और जैसे समय ठहर गया, वो धीरे से खुद से बोली, चौहान साहब, आप न होते तो शायद हम कभी संभल नहीं पाते। तभी अचानक घर की डोरबेल बजने लगी, वो भी लगातार। उसने जल्दी किचन से निकलकर अपने कपड़े चेंज किए और फिर गेट खोला और सामने देखकर चिल्ला उठी, देखो सरू, बेल खराब होगा तो उसे ठीक करवाने के पैसे हम बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। सारिका उससे गले लगाते हुए बोली, कोई बात नहीं मेरी जान, मुझे बस फिर से गाजर का हलवा खिला देना। केवल तुम्हें ही क्यों, हम लोग भी हैं। कहकर अभ्युदय और गोल्डी दोनों अंदर आ गए और टेबल पर रखी सारी डिशेस के कवर हटा हटा कर उसके सुगंध लेने लगे। आहा, अश्वी, तुम्हें ना ये नौकरी वोकरी छोड़कर रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। कसम से कोलकाता के सारे रेस्टोरेंट तुम्हारे सामने फेल हो जाएंगे। सारिका हंसते हुए बोली, और कस्टमर के टेबल पर पहुंचने से पहले सारे डिश गोलू भाई चट कर जाएंगे। सभी हंसने लगे। सबने मिलकर वहां एंजॉय किया। फिर खाना खाकर सब अपने अपने घर को लौट आए। उधर अभिमान अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा सुबह के वाकये को याद कर रहा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई अभिमान शेखावत को जवाब देने की, पर तुमने ये गलती कर दी। अब तुम देखती जाओ मिस राठौड़, मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। बस कुछ घंटे और फिर तो तुम अपनी गलती के लिए बस पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। उसकी आंखों के सामने अश्विना की गुस्से से जलती आंखें नजर आ रही थी, लेकिन कान में उसकी मधुर आवाज गूंज रही थी। वो हैरान होता हुआ खुद से बोला, विश्वास नहीं होता कि उसके जैसी बदतमीज लड़की की आवाज इतनी मीठी भी हो सकती है। दूसरे दिन सुबह अश्विना अलार्म की आवाज पर जल्दी सोकर उठी और ऑफिस जाने के लिए फटाफट तैयार होने लगी। आज उसने ऑफिस जाने के लिए सफेद अनारकली सूट और सतरंगी दुपट्टा लिया। आंखों पर हल्की सी आईलाइनर और होठों पर लिप ग्लॉस लगाकर वो अपनी माँ की तस्वीर के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, माँ, आज से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। और फिर वहां रखे दीपक को जलाकर उन्हें प्रणाम किया और गेट लॉक कर
ऑफिस के लिए निकल गई। और फिर उसने ऑफिस में जो देखा, एक पल के लिए वो लड़खड़ा गई और उसके होश ही उड़ गए। अश्विना की ये नई जिंदगी उसे कहां तक ले जाएगी? क्या जॉब बचाने के लिए अश्विना मांग लेगी अभिमान से माफी, या शेखावत ग्रुप का पता चलने पर छोड़ देगी जॉब? सब कुछ जानने के लिए सुनते रहिए द टॉक्सिक अफेयर।